अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज का टॉपिक पास्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस का है। नाइन्थ क्लास के केमिस्ट्री के 2019 के पेपर का ग्रुप 1 है ये, और सेक्शन 1 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 1 में टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। 5 मतलब ईच क्वेश्चन के 2 मार्क्स कैरी करता है, तो टोटल मिला के 10 मार्क्स मिल जाते हैं। इजी होता है, स्टार्ट के चैप्टर्स में से होता है। पहला क्वेश्चन जैसे कि नजर आ रहा है, डिफाइन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? तो एटम के न्यूक्लियस में जो चेंजेस आते हैं ना, उसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। सिंपल मतलब ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है, जैसे नाम से पता चल रहा है। इसकी पहली डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। है बहुत सिंपल, अगर टफ लगे तो दूसरी कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कि ये सही हो सकती है, इसमें कोई गलत नहीं है। क्या एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, जो चेंजेस हो रही होती हैं, उसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। जो दूसरी वो बहुत बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द चेंजेस अकरिंग इन न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होने वाली तब्दीलियों का मुताला करती है, उससे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा भी एक थर्ड डेफिनेशन है, ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। थर्ड वाली, अगर आप लोगों को इन दोनों में से कोई डेफिनेशन पसंद नहीं आए तो आप थर्ड वाली भी चूज कर सकते हैं। स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, इट्स रिएक्शंस एंड रेडियोएक्टिविटी इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये जरा थोड़ी सी हाई लेवल पे चली जाती है। जोन सी आपको पसंद है, जोन सी आप करना चाहें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो भी बहुत सिंपल है। राइट डाउन केमिकल फार्मूला कैल्शियम फॉस्फेट एंड सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला बताना है। तो केमिकल फार्मूला जो सोडियम क्लोराइड का है, वो हमें पता है सोडियम क्लोराइड है। किस तरह? सोडियम का सिंबल Na होता है, वो आ गया। क्लोराइड का सिंबल Cl होता है, वो आ गया। सोडियम पे चार्ज क्या होता है? +1। क्लोराइड पे चार्ज क्या होता है? -1। दोनों का सिंबल है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो मतलब दोनों ये फार्मूला इसका ठीक है। वैसे भी बहुत सिंपल फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। दूसरा फार्मूला है कैल्शियम फॉस्फेट। ये जरा थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ये जरा कमोबेश मतलब सुनने में आता है, पढ़ने में आता है। तो इसका तरीका क्या होता है? पहले तो हम सिंबल्स पकड़ते हैं इसके। पहला क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। जैसे प्रोडक्ट टेबल में पता चल रहा है, ये मेटल है, ठीक है। हमें एक्सट्रीम राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल हमें मिल जाती है। फिर हम फॉस्फेट की बात करते हैं। फॉस्फेट में जो फॉस्फोरस है ना, क्योंकि फॉस्फेट एक पोलियोटॉमिक आयन है, और वैसे अगर हम इसका सिंबल देखें फास्फोरस और ऑक्सीजन का, वो मिला के पीओ मिल जाता है। मतलब ये प्रोडक्ट टेबल में तो मिलता नहीं है, ये हमें फॉस्फेट पोलियोटॉमिक आयन के स्पेशल मतलब चार्ट्स वगैरह में ना, वहां पे जाके मिलता है, जहां पे PO4-3 पोलियोटॉमिक आयन मतलब फॉस्फेट आयन का जो सिंबल है ना, वो ये है, PO4-3। अब जो कैल्शियम है, जो कि हमने कहा कि मेटल है, और वो प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास लेफ्ट साइड पे मौजूद है, और उसका जो चार्ज है ना कैल्शियम के ऊपर, वो +2 है। कैल्शियम के ऊपर +2, और फॉस्फेट जो कि एक नॉन मेटल है, और इसके ऊपर चार्ज आ रहा है -3 पूरे उसके ऊपर। अब ये जो है ना, क्रिस क्रॉस मेथड के जरिए से इनको हम एक्सचेंज कर लेंगे, तो वो क्या होगा? +2 कैल्शियम का फॉस्फेट के साइड पर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, और इसी तरह जो फॉस्फेट के ऊपर -3 था, वो कैल्शियम के नीचे आ जाएगा। और जब हम इनके चार्जेस को आपस में मतलब वो करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए ये फार्मूला फॉस्फेट का बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ अब हम जाते हैं, जो कि है डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। तो एटम्स क्या होते हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉल पार्टिकल। इसी तरह आयंस क्या है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन किसी आयोनिक कंपाउंड के। पहला डिफरेंस इनमें ये है। सेकंड डिफरेंस ये क्या है? एटम न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और आयंस पर नेट चार्ज होता है, ये पता है। एटम्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जबकि आयंस इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इक्वल नहीं होते, अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। फोर्थ, एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, जबकि आयंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं। फिफ्थ वाला आ जाता है, एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जबकि आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हो गए हमारे, ये तकरीबन 5 डिफरेंसेस बताए, इसमें से 2-3 कर लें तो बहुत होंगे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो कन्फिग्रेशन है, उसकी डेफिनेशन इसके अंदर आ जाएगी, जिसमें मैंने 2 लिख दिए, इनमें जोन से भी आपको बेटर लगे आप वो कर सकते हैं, दोनों ही सिंपल है वैसे तो। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल अराउंड एन एटॉमिक न्यूक्लियस कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
मतलब सिंपल से है कि एटम के जो न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होते हैं वहाँ पे एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली शेल्स और सब शेल्स वगैरह होते हैं, उसमें एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली उन्होंने अकोमोडेट होना होता है और उनकी अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस अरेंजमेंट की प्रॉपर अरेंजमेंट जो हुई होती है ना, उसके बारे में। या सेकेंड डेफिनेशन ये भी बहुत ईजी है, the way in which electrons are arranged into various orbitals around the nuclei of atom are called electronic configuration। बात वही की हुई है दोनों तरफ से घुमा के, और कुछ नहीं, कि एटम के न्यूक्लियाई के गिर्द अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियाई, बाहर की साइड पे, मतलब कहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल सब शेल के लेवल्स होते हैं उनके, उन्होंने किस वे में अरेंज होना होता है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स होना होता है, मतलब उनकी अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना ऑर्बिटल्स में, शेल्स में, सब शेल्स में, जिस तरह सिंपली वर्ड में बैन कर लो, वहां पे जो होती हैं बस उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है टू डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसको डिफेक्ट्स भी कह सकते हो, ड्रॉबैक्स भी कह सकते हो, किसी भी वर्ड को यूज कर लो। तो क्या है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के तो दो डिफेक्ट्स दोनों यहाँ पे बताए। तो फर्स्ट ये था कि रदरफोर्ड ये कहता था कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी इमिट करते हैं, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। ऐसा होता नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं देखने को मिलता। तो इसलिए ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का पहला डिफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन्स बीइंग चार्ज पार्टिकल्स should release or emit energy continuously and should fall in the nucleus। तो ये सही नहीं है। सेकंड था कि उसने कहा था कि इनमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, जबकि जो ऑब्जर्व किया जाता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम के बारे में आपको आइडिया होगा ना कि प्रिज्म में से जब वाइट लेंथ को गुजारते हैं तो उसमें से डिफरेंट किस्म की सेवन, चलें ये रहा जब डिटेल में टॉपिक्स पे बात करेंगे तब करेंगे, अभी सिर्फ पास्ट पेपर के हद तक रहते हैं। नेक्स्ट हाँ मतलब ये लाइन आपको दे शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बट लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व, तो ये इसका रदरफोर्ड का हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, गिव द ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। तो हमें पता है कि पीरियड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी का ये है कि वो जैसे ही हम पीरियड में जाते हैं, मतलब मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है। अब इसके इंक्रीज होने का हम यहाँ पे जब इसको डिटेल में बयान करते हैं तो इसके दो तीन पॉइंट्स हम जिक्र कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जैसे ही हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं, जैसे पीरियड में हम जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, उसके शेल में इंक्रीज नहीं हो रहा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन की निकालने की पावर होती है ना, कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूवल के लिए इलेक्ट्रॉन के। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते जाते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन का रिलीज जो है वो मुश्किल होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज कर जाती है। एक तो ये हो गया एटॉमिक नंबर इंक्रीज, या दूसरा यहाँ पे हम एटम के साइज के अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हैं कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का जो साइज है ना वो छोटा होने लग जाता है। एटम का साइज छोटा होने लगता है तो न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन्स पर ग्रिप जो है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप मतलब ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी हमें इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है एटॉमिक साइज से रिलेटेड। इन दोनों में से कुछ भी कर लो। इधर मैंने एटॉमिक नंबर से रिलेटेड पॉइंट दिया हुआ है। आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज moving from left to right across an element period. Along the period, atomic number increase. So, number of proton increase, which means number of electron also increase. So, ionization energy increase for removal of electron. अगला 7th क्वेश्चन है, डिफाइन अ ग्रुप एंड अ पीरियड। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप और पीरियड पाए जाते हैं। हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, उन्हें हम पीरियड कहते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम ग्रुप कहते हैं। जो पीरियड्स होते हैं वो टोटल 7 होते हैं और ग्रुप्स होते हैं वो 18 होते हैं। और इधर आगे साथ पढ़ते पढ़ते बताती हूँ आपको। ऑल द डिफरेंट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ चार्ट कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल। द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। हमें पता है पीरियड के अंदर 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ईच एलिमेंट इन द सेम पीरियड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी। हर पीरियड मतलब एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। और इसके अलावा पीरियड्स में अगर आप मजीद देखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि टोटल 7 पीरियड में किस तरह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस तरह एलिमेंट्स होते हैं। पहले वाले में 2 होते हैं, सेकंड और थर्ड वाले पीरियड में 8 होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ वाले में 18 होते हैं, 6 और 7 वाले में 32 होते हैं। ये चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। The elements in the table, elements in the table, elements in the table, elements in the table, elements in the same group are similar to each other। तो वही हो गया, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कह देते हैं। 18 ग्रुप टोटल पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। और हर ग्रुप जो है ना
उसके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। इसमें आप बता सकते हो कि फर्स्ट टू ग्रुप वाले जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, फिर ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं, और फिर लास्ट वाले जो होते हैं वो नॉन मेटल्स आ सकती हैं। ये भी अगर आप ऐड करना चाहो इसके अंदर कर सकते हो, क्वेश्चन थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। लास्ट पे जो 8th वाला क्वेश्चन है वो हमें हमारा व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? तो एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम कैन बी डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे हम, चूंकि हमें पता है कि रेडियस एटम का साइज मालूम करना बहुत मुश्किल है, तो हम उसका रेडियस किस तरह लेते हैं, दो हम जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है उसके दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस लेते हैं और उसके डिस्टेंस का हम हाफ कर देते हैं, जो कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस आ जाता है। half the distance between two nuclei in a diatomic molecule. Atomic radii has been made for elements, elements के लिए मेड किया जाता है। यूनिट फॉर atomic radii यार दो यूनिट होते हैं इसके, एक पिकोमीटर जो कि 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है, और दूसरा नैनोमीटर जो कि 10⁻⁹ के इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट सेक्शन है। इसके बाद सेक्शन 2 और सेक्शन 3 की वीडियोस भी आ जाएंगे। ये 8 क्वेश्चन सॉल्व है हमारे पास। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।